अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बहुत ही ख़ास न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये तमाम न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वहाँ से हासिल किए गए हैं और इनको ज़रूरत के मुताबिक मैंने थोड़ा बहुत चेंज या मॉडिफाई भी किया हूँ ज़रूरत के मुताबिक। ओके, मेरा मशवरा ये है कि आप हर प्रॉब्लम को जब वो स्क्रीन पर आएगा तो उस वक्त आप उसको वीडियो को पॉज करके उस सवाल को आप नोट डाउन कर लें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में सवाल नोट कर लें, और उर्दू मीडियम वाले हैं तो उर्दू का जो सवाल आएगा तो उसको आप नोट डाउन कर लें, और उसके बाद ख़ुद से एक बार ट्राई करें और फिर उसके बाद मेरा वीडियो देखकर उसका सॉल्यूशन देखें। तो हर सवाल में आपको ऐसा ही करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन पर अब नज़र आ रहा है, इसमें आप देखिए सबसे पहली चीज़ जो दी गई है वो है बर्की रॉ। करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ओके, और टाइम दिया गया है, टाइम बराबर 10 मिनट, और आपको चार्ज जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो आप याद रखिए किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जब आप ये लिखेंगे कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले उनकी इकाइयों को आप देख लो। जैसे 0.5 एम्पियर, तो ये जो इकाई है ये एसआई यूनिट है। ओके, लेकिन टाइम जो है वो 10 मिनट, ये एसआई यूनिट नहीं है। तो इसको आपको पहले चेंज करना पड़ेगा एसआई यूनिट के अंदर। ओके, अब इसको चेंज करते टाइम पर आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि मिनट को आप सेकंड में कैसे तब्दील करोगे। तो बहुत आसान सी बात है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे। t इज इक्वल टू, ये जो 10 मिनट जो आपको दिया गया है, एक्चुअली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 ज़रब 1 मिनट। ओके, 10 ज़रब 1 मिनट, और अब ये 1 मिनट को आप सेकंड बना दो तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 10 ज़रब 60 सेकंड। जाहिर है t इक्वल टू ये हो जाएगा 60 और 10 की ज़रब कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, अब हमको Q मालूम करना है, मतलब चार्ज मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है आपको पता है, बर्की रॉ की जो तारीफ़ है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को अगर आप यूज़ करेंगे तो I का फॉर्मूला आ जाएगा Q/T। ओके, और इस पर से अगर आपने T को इधर शिफ्ट कर दिए तो आपको Q का फॉर्मूला मिलेगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? अब इसमें तमाम कीमतें आप ला के रख दो, यह आ जाएगा Q इज इक्वल टू I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर इंटू टाइम की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो है 600 सेकंड। इसका मतलब ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू, अब आप ये दो नंबरों की ज़रब कर लो। तो देखो, जब ये 2 ज़ीरो से आप ज़रब करेंगे तो यहाँ 2 ज़ीरो आ जाएंगे, फिर 6 और 5 की ज़रब कर लो तो 5 6 के 30। ओके, और यहाँ एक अदद के बाद पॉइंट है, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। आप याद रखो एम्पियर इंटू सेकंड का मतलब कूलम होता है। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया 300.0 का कोई मतलब है नहीं, तो 300 कूलम। ओके, जो सवाल आपको दिया गया था एनसीईआरटी की बुक के मुताबिक, वो उसका जवाब तो आ गया 300 कूलम। अब एनटीएससी के अंदर ये सवाल अगर आपसे पूछे तो ऐसा का ऐसा भी पूछ सकते हैं, लेकिन मतलब वैल्यूज़ बदल कर पूछ सकते हैं इतना भी, लेकिन इसके अंदर जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो 10 मिनट का टाइम है, इस 10 मिनट के टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ओके, यानी आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि 0.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक गुजारा गया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछ सकते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना हो तो वो हम मालूम कर सकते हैं इतना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के आगे। इस मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा, इसके आगे उसको और करना पड़ेगा। ओके, तो अब चलिए मैं आगे का जो पार्ट है वो आगे करा देता हूँ, मतलब किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि कोई भी बर्की बार जो होता है बेसिकली वो N इंटू E होता है। ओके, दुनिया का कोई भी बर्की बार अगर आप लेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज लो आप, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, N टाइम्स E। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन की तादाद है N, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का बर्की बार है। आप याद रखो इस फॉर्मूले को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं।
ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको नोट करके रख लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये चार्ज का क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, चलो इसके अंदर आप तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ला के रख देते हैं। Q की कीमत है 300 इज इक्वल टू N की कीमत मालूम करना है, और E की जो कीमत है इलेक्ट्रॉन का बरकी बार, आप याद रखो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन का बरकी बार जो है वो चेंज नहीं होता पूरी दुनिया में, पूरी मतलब फिजिक्स की जो दुनिया है उसके अंदर इसकी कीमत जो है वो कांस्टेंट है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की कीमत होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये नंबर आप याद कर लो। ई की कीमत हमेशा कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप लोग याद रखो ये 300 जो है ये भी कूलम में है। ओके, हमने ऑलरेडी कूलम में मालूम किया था। ठीक है, अब आप इसमें से n की कीमत मालूम करना है, तो आप n को छोड़कर बाकी लोगों को शिफ्ट कर लो। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 300 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा। 10 की कुवत वज़ा 19 को अगर आपने ऊपर शिफ्ट किए तो ऊपर आकर वो +19 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 300 इंटू 10 का पावर +19 डिवाइडेड बाय 1.6। ओके, अब इसके आगे का जो कैलकुलेशन है, आप लोगों को कैलकुलेशंस पर भी बहुत ध्यान देना होगा। आप देखो नीचे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाता, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, ऊपर वाला नंबर बन गया 3000 और 10 के पावर में है 19। ओके, डिवाइडेड बाय, अब ये पॉइंट से पॉइंट कट चुका है तो ये हो गया 16। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि 16 से अगर आपको डिवाइड करना है तो 2 डिजिट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 3000 है इसमें के एक ज़ीरो रहने देंगे और ये 2 ज़ीरो को इसमें मिला लेते। तो अगर आपने ये 2 ज़ीरो को इसमें मिला लिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 30, 2 ज़ीरो चले गए, 10 की कुवत, ये 2 ज़ीरो इसमें चले जाएंगे, ये हो जाएगा 21, क्योंकि 19 में 2 मिला लिए तो 21 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 16। ओके, अब अगर आपको 16 का डायरेक्ट पहाड़ा याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको 16 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप पहले इसको 2 से कट कर लो। तो आप लोग देखो 2 15 30 और 2 8 16। अब 15 को आपको 8 से डिवाइड करना है। ओके, तो चलो इसको डिवाइड अगर करते हैं तो यहीं कर लेते हैं इसको। 8 में 8 दूनी 16 होगा, लेकिन जाहिर है 1 का भाग जाएगा, तो 8 1 8। अब 15 में से 8 चले गए, बचेंगे 7। 7 के आगे 0 लगा दिए, 70। 70 में 8 का भाग तो 9 8 72। ओके, तो 9 8 72 और वहाँ 70 है, तो जाहिर है 9 का भाग नहीं जाएगा बल्कि 8 का जाएगा, तो 1.8 इंटू 10⁻21, और जाहिर है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, तो हमारा आंसर ये आएगा, यानी 1.8 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो होंगे। ओके, तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। चलिए अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व। अब देखिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, उसको आप पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर गिवन है वो है बरकी बार Q इज इक्वल टू 2 कूलम। ओके, और इसको जो बैटरी जो लगाया गया, मतलब जो बरकी का या पोटेंशियल जो इसको दिया गया वो है 12 वोल्ट, और आपको पूछा गया है कि किया गया काम क्या होगा। ओके, अब जाहिर है किया गया काम अगर मालूम करना हो तो आपको सिंपल वे में काम का फॉर्मूला मालूम होना ज़रूरी है। आप याद रखो जो सिंपल सा जो काम का जो फॉर्मूला रहेगा वो होता है बरकी कवा और बरकी बार का हासिल ज़रब। ओके, काम का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, बरकी कवा यानी पोटेंशियल और चार्ज, इन दो लोगों का जो हासिल ज़रब, इन दो लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो किया गया काम होता है। इसका सीधा सीधा मतलब आंसर क्या आएगा, W इज इक्वल टू V जो है पोटेंशियल या बरकी कवा जो है वो है 12 वोल्ट, ज़रब Q बरकी बार जो है उसकी कीमत है 2 कूलम। इसका मतलब किया गया काम जो है वो जाएगा 12 दूनी 24, और वोल्ट इंटू कूलम जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर आएगा जूल।
इसका मतलब दिए गए प्रॉब्लम का जो आंसर है वो होगा 24 जूल। तो इतना काम, इतना इलेक्ट्रिकल वर्क उसके अंदर किया जाएगा। ओके, चलिए ये था हमारा सेकंड प्रॉब्लम। आइए अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तीसरा प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है, अब आप उसको पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर दो पार्ट दिए गए हैं। पहले एक बल्ब के बारे में बोला गया है, फिर एक हीटर के बारे में बोला गया है। तो मैं पहले आपको बल्ब के लिए सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, तो पहला ए पॉइंट जो है वो फॉर बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। इसके लिए आप देखो, सबसे पहले जो बरकी कवा या वोल्टेज जो आपको दिया गया है वो है 220 वोल्ट, और इसके लिए रेजिस्टेंस की जो कीमत है, मतलब मज़ाहमत जो दी गई है वो है 1200 ओहम, और आपको पूछा गया है कि इसमें से कितना करंट पास होगा, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम एकदम सिंपल वे में शुरुआत करते हैं। आप सोचो ये तीन लोगों में क्या रिलेशन है, जाहिर है ये तीन लोगों के अंदर आपस का रिलेशन है ओम्स लॉ। तो अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ अगर अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर दो, या फिर आप एक काम करो, आर को इधर शिफ्ट कर लो, तो आपको आई का फॉर्मूला मिल जाएगा। आई बराबर क्या आएगा, V अपॉन आर। इसका मतलब आई इज इक्वल टू V की कीमत, V की कीमत है 220 और R की कीमत है 1200। ये 2 0 से 2 0 कट जाते। ओके, और अब आप इसको चाहो तो 2 से और कट कर सकते हो, तो 2 11 और ये 2 60, मतलब आई इज इक्वल टू आ जाएगा 11 अपॉन 60 एम्पियर। ओके, आप चाहो तो इसको मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको और ज़्यादा सॉल्व किया जा सकता। ज़ाहिर है 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। चलो ठीक है, तो इतना हम इसको पहले करेंगे। वैसे अगर किसी को अंदाज़ा लगाना ही हो तो आप देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 0 पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, 1 का भाग जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, इसके आगे 0 लगा लो, तो 6 से 36, 6 8 48। ओके, 2 बच्चे उसको छोड़ दो, तो आई की वैल्यू जो मिली 0.18 एम्पियर, इतना करंट इसमें आएगा। ओके, तो ये था फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम सेकंड ऑप्शन शुरू करते हैं। ओके, इतना नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोगों ने। चलो अब हम फॉर हीटर, सेकंड जो इसी प्रॉब्लम का जो सेकंड हिस्सा जो दिया गया है कि हीटर के लिए, मतलब अब हम लेंगे फॉर हीटर। आप लोग देखो हीटर के लिए फिर से वोल्टेज उतना ही दिया हुआ है 220 वोल्ट, और इसके लिए जो रेजिस्टेंस आपको दी गई है, मज़ाहमत जो कीमत उसकी दी गई है वो कीमत है 100 ओहम। ओके, और मालूम करना है करंट, फिर से ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसका मतलब I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आर। इसका मतलब I इज इक्वल टू V की वैल्यू वो आ जाएंगी 220 और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 100। ये 1 0 से 0 कैंसिल, और ये 10 से इसको डिवाइड कर दें अगर, तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो आप लोग देखो हीटर में करंट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लगा, यानी बहुत बड़ी मिकदार में करंट की कीमत लगी 2.2, जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब में लगने वाला जो करंट था वो बहुत कम एम्पियर वाला था, 0 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आया था। तो ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा तीसरा प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलते हैं चौथे प्रॉब्लम की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पर जो चौथा प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है, आप एक बार उसको देख लो, उसको नोट डाउन कर लो। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। आप देखिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है बरकी कवा यानी वोल्टेज V इज इक्वल टू 60 वोल्ट, और करंट की जो कीमत इस मरतबा आपको दी गई है वो है 4 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर करंट इसमें से पास हुआ। फिर आपको ये बोला गया है कि अगर बरकी कवा की जो कीमत है उसको 120 वोल्ट कर दिया जाए तो फिर उसमें से करंट क्या होगा। ओके, तो जाहिर है अब यहाँ पर आप गौर करो कि बरकी कवा यानी वोल्टेज जो है, बरकी कवा पोटेंशियल जो है उसकी दो कीमतें होंगी, तो हम इसको 1 बोल देते हैं, तो इसको 2 बोलना पड़ेगा। ऐसे अगर हम इसको 1 बोलेंगे तो इसको 2 बोलना पड़ेगा।
अब यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखो कि ओहम का कानून जो है वो इस हालत में भी लागू होगा और ये हालत में भी लागू होगा। तो हम ओहम का कानून पहली हालत के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ओहम के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये हिसाब से अगर पहली हालत लेते हैं तो यहाँ V1 आएगा, तो यहाँ पे R1। इसका मतलब अगर R की कीमत निकालना हो तो I1 को इधर शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा V अपॉन I1। ओके, ये हो गई पहली हालत। अब अगर मैं दूसरी हालत के लिए फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो वो आएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सेकेंड हालत में मुझे यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, और अगर मैं I2 को शिफ्ट करता हूँ तो R की वैल्यू आ जाएगी V2 अपॉन I2। ओके, आप लोग देखो, पहली हालत के लिए ये इक्वेशन आई, दूसरी हालत के लिए ये इक्वेशन आई। अब ये भी R है और ये भी R है, जाहिर है ये दोनों भी सेम है। ओके, इसलिए ये दोनों तनासुब भी सेम हो जाएंगे, और अगर ये दोनों तनासुब सेम हो जाते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि I1 अपॉन V1 है यहाँ पे, V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन I2। ओके, क्लियर। अब इसमें आप तमाम जो कीमतें हैं वो लाके इसमें रख दो। तो देखो, सबसे पहले V1, चलो यहीं उसको शुरू कर लेते हैं। V1 की कीमत है 60 और I1 की कीमत है 4 इज इक्वल टू V2 की कीमत है 120 और I2 जो है वो हमारा टारगेट है। तो अब I2 को इधर शिफ्ट कर लो और ये दोनों I2 जो है इसको इधर लाओ और ये दो नंबरों को उधर शिफ्ट कर लो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू उधर वाला नंबर है 120 और ये दोनों नंबर उधर जाकर उल्टे हो जाएंगे, मतलब 4 अपॉन 60। ये कैंसिल हो जाता है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, इसका मतलब I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट जो आंसर है वो होगा 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चौथा प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पर। अगला जो प्रॉब्लम है जो अभी आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो है पांचवा प्रॉब्लम। आप लोग उसको सबसे पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और चलो उसमें उसको सॉल्व करने की भी आप कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करेंगे। आप लोग देखो, सबसे पहले इस प्रॉब्लम के अंदर आपको जो चीज़ दी गई है वो है लंबाई। ओके, उसको हम L से जाहिर कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर आपको बोला गया है कि उसके लिए जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो मज़ाहमत या रेजिस्टेंस की जो कीमत है वो 26 ओहम है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डायमीटर दिया गया है कि डायमीटर की जो कीमत है वो है 0.3 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर नहीं चलेगा, ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब ये डायरेक्ट मैंने कैसे कर दिया तो उसको आप एक बार समझ लो। आप लोग याद रखो, देखो 1 मीटर जो है उसका मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, और 1 सेंटीमीटर जो है उसका मतलब होता है 10 मिलीमीटर। तो अगर मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे इसको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर अगर लाना है तो ज़रब 10 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर बराबर आ गया 1000 मिलीमीटर। ये जो 1000 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की क़ुव्वत 3 मिलीमीटर। तो 1 मीटर बराबर आ गया 10 की क़ुव्वत 3 मिलीमीटर। और अगर मुझे मिलीमीटर को मीटर बनाना हो तो 10 की क़ुव्वत 3 इधर भेजना पड़ेगा। जाहिर है इधर भेजेंगे मतलब अपॉन में आएगा और वो अपॉन से ऊपर लाओगे तो वज़ा 3। इसलिए आप हमेशा के लिए इस चीज़ को याद रखो कि अगर आपको मिलीमीटर को मीटर बनाना हो तो 10 के पावर -3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया कन्वर्शन मिलीमीटर का मीटर में। चलो अब आगे करते हैं। ये आ गया डी की कीमत। तो डी इज इक्वल टू, आप ये पॉइंट को भी एडजस्ट कर लो इसमें, ये ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ओके, ये हो गया डायमीटर, मतलब ये उसका कुत्र है। तो कुत्र पर से आप उसका निष्कुत्र मालूम कर सकते हो। निष्कुत्र इसका आधा हो जाएगा, इस पर से हम निष्कुत्र निकाल लेंगे। जाहिर है वो कितना आ जाएगा, तो d/2, मतलब इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर
-4 मीटर। तो ये हो गया आर की कीमत। अब मालूम क्या करना है, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा टारगेट है रेजिस्टिविटी मालूम करना, मतलब रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। याद रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें अब हम रेजिस्टिविटी को सॉल्व करने के लिए, मतलब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ओके, फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल यह आएगा कि ए क्या लेंगे। तो ए का मतलब लेना, ए जो है यहाँ पर वो उस तार का अर्जी तराशा है। ओके, अर्जी तराशा, अर्जी तराशा किसे कहेंगे आप याद कर लो। देखो, अगर मान लो ये इस तरह से एक मेटल वायर है इस अंदाज में, तो ये वाला जो पार्ट है जो गोल होता है दायरा नुमा, इसको अर्जी तराशा कहेंगे। और क्योंकि वो गोल होता है, दायरे के जैसा रहता है, इसलिए हम ए का मतलब उस दायरे का रेडियस, उस दायरे का फॉर रकबा लेंगे। ओके, वो जो क्रॉस सेक्शन जो आया जो सर्कुलर है उसका एरिया लेंगे। इसका मतलब वो जो ए होगा तो उसकी कीमत आएगी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो एक सर्कल जैसा है, दायरा जैसा है। ओके, क्लियर। तो अब हम एक काम करते हैं, ये इतना पहले आप नोट डाउन कर लो, और अब इसमें तमाम चीज़ों को, चलो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ इसको। यह आ जाएगा आर इंटू ए की जगह पर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर और अपॉन में एल। अब हमको सिर्फ ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें लाकर रखना है। तो चलो ठीक है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ और इसमें अब तमाम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। रो इज़ इक्वल टू आर। अब जैसा कि अभी आपने देखा, आर की वैल्यू है 26 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। ओके, इंटू आर। रेडियस की जो कीमत हमने अभी देखा था, उसकी जो कीमत थी वो थी 1.5 इंटू 10 का पावर -4। ओके, लेकिन ये आर का स्क्वायर लेना है तो यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एल। और वो जो आपको तार जो दिया गया था तो वो 1 मीटर लंबा है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 1। ओके, तमाम लोग जो है वो ऐसा निज़ाम में है, इसलिए बस अब आपका जो टारगेट है वो इन नंबरों को सॉल्व करना होगा। तो ये आ जाएगा रो इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 का कोई मीनिंग है नहीं, इसका मतलब ये आएगा 26 इंटू 3.14 इंटू 1.5 का जब आप स्क्वायर करोगे, आप देखो 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा 225, मतलब 2.25। तो 2.25 इंटू 10 का पावर -4 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा -8। क्लियर। और अब रो इज इक्वल टू, अब हमारा जो टारगेट है वो होगा इन 3 नंबरों को आपस में ज़रब करना। तो अब आप फटाफट जो है साइड में इसका ज़रब करना शुरू। ओके, तो इन नंबरों का जो हासिल ज़रब है वो आएगा 183.69। अब अगर आपने इसको एडजस्टमेंट किए डेसिमल पॉइंट का, इसको अगर आप दो डिजिट पे पहले अगर लाते हैं, यह आ जाएगा 1.8369 इंटू 10 टू द पावर, 2 डिजिट इसके कम हो गए तो ये बढ़ जाएगा, मतलब -6। ओके, यूनिट होगी ओहम इंटू मीटर। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ओके। देखिए, अब हमारा जो छठा प्रॉब्लम है, पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, आपको देखो सबसे पहले एक तार दिया गया है जिसकी मज़ाहमत 4 ओहम है, उसकी जो लंबाई है उसको हम L1 बोल सकते हैं, तो वो L दी गई है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा जो तार, वही वाला तार है लेकिन उसके लिए लंबाई जो है वो आधी कर दी गई है, यानी L/2, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको डबल कर दिया गया, यानी 2 टाइम्स A कर दिया गया। और टारगेट है कि उसका जो मज़ाहमत है वो क्या होगा, इसको हम R1 बोलेंगे और इसको R2। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। चलो शुरू करते हैं इसको। आप देखिए, जब लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मज़ाहमत, ये लोग अगर दिए जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको रेजिस्टिविटी यूज़ करना है। तो ये वाली हालत के लिए अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर बनाऊं तो वो आएगा
रो वन इज इक्वल टू R1 इंटू A1 अपॉन L1। आप फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लो पहले, ठीक है, फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये वाली हालत के लिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लेंगे तो रो टू इज इक्वल टू R2 इंटू A2 अपॉन L2, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखो कि कोई भी एक मेटल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग नहीं होती, ओके। एक मेटल के लिए एक मेटलिक वायर के वास्ते मज़ाहमतें एक अलग अलग हो सकती हैं। लंबाई चेंज करने पर मज़ाहमत बदल जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने पर मज़ाहमत बदल जाएगी, लेकिन यानी रेजिस्टेंस बदल सकता है मगर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। तो ये रो जो है ये दोनों भी सेम होंगे, तो इसका मतलब ये है कि रो वन इज इक्वल टू रो टू, ओके। और अब अगर ये रो वन इक्वल टू रो टू है तो अब आप दोनों की ये फॉर्मूले इसमें ला के रख दो। ये हो जाएगा R1 इंटू A1 अपॉन L1 इज इक्वल टू R2 इंटू A2 अपॉन L2। बस अब आपको इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ जो है वो ला के रखना है। क्या हो जाएगा देखो, R1 उसकी कीमत है 4, A1 उसकी कीमत A है अपॉन L1 उसकी कीमत L है इज इक्वल टू R2 हमारा टारगेट है, A2 उसकी कीमत है 2 टाइम्स A अपॉन L2 उसकी कीमत है L/2, ठीक है। चलो आप लोग पहले इतना नोट डाउन कर लो और अब इसको मैं आगे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा R2 इंटू, आप लोग देखो ये L/2 का जो 2 है ये थर्ड में है तो ये डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये 2 ऊपर आ गया तो 2 2 सा 4 टाइम्स A और अपॉन में आएगा L, ठीक है। और अब ऊपर और नीचे या दोनों साइड में जो है लेफ़्ट और राइट में जो लोग कैंसिल हो सकते हैं उनको कट कर दो। आप देखो ये L से ये L कट जाएगा, ये A से ये A कट जाएगा, इवन ये 4 से ये 4 भी कट जाएगा। सारे लोग कैंसिल हो गए तो यहाँ तो सभी कट गए। जब सारे लोग कट जाते हैं तो वहाँ एक बचता है, तो 1 इज इक्वल टू, इस साइड में से भी सारे लोग कट गए R2 को छोड़कर, इसका मतलब R2 इज इक्वल टू आ गया 1 ओहम। तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब इस दिए गए प्रॉब्लम का जो मज़ाहमत जो होगी नए वाली तो वो 1 ओहम होगी, ओके। तो ये था हमारा आज का छठा प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पर। हमारा जो अगला प्रॉब्लम सातवां जो अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देखिए आपको एक सर्किट डायग्राम आपके सामने है जिसके अंदर एक रेजिस्टर, एक है कंडक्टर जिसको रेजिस्टर हम बोलेंगे, उसको एक बल्ब के साथ में सीरीज़ में जोड़ा गया है, ओके। और आपसे जो सवाल इसके अंदर पूछा गया है वो है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, और वो जो दोनों कंपोनेंट जो दिए गए हैं मतलब कौन, लैंप और कंडक्टर, उन दोनों के लिए बरकी का यानी पोटेंशियल डिफरेंस उनके लिए क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए R1, पहली मज़ाहमत जो आपको दी गई है वो है 20 ओहम, ओके। दूसरी मज़ाहमत जो इस सवाल में दी गई है वो है R2 और उसकी कीमत है 4 ओहम, ओके। इन दोनों को जिस बैटरी के साथ में जोड़ा गया है तो उसका वोल्टेज या उसका पोटेंशियल जो है वो आपको दिया गया है 6 वोल्ट, ओके। अब हम शुरू करते हैं। अब आप देखो सबसे पहली जो चीज़ है जो डायग्राम से हमको नज़र आ रही थी वो ये है कि कंडक्टर और बल्ब दोनों भी सीरीज़ में हैं, और जब लोग सीरीज़ में होते हैं तो उनकी मज़ाहमतों को सीधा ऐड करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला आ जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज़ वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा RS इज इक्वल टू R1, R1 की वैल्यू है 20 प्लस R2 की वैल्यू है 4, इसका मतलब RS इज इक्वल टू, मतलब फाइनल आंसर जो आएगा मज़ाहमत का वो हो जाएगा 24 ओहम। तो पहला सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब आ गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितनी आएगी, 24 ओहम, ठीक है। अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि टोटल करंट क्या फ्लो होगा इस सर्किट में। तो चलो ठीक है, उसको शुरू करते हैं। टोटल करंट के लिए हम लोग ओहम का कानून यूज़ करेंगे। अब अगर हमने यहाँ पर ओम्स लॉ यूज़ किए तो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें आप तमाम कीमतें ला के रख दो। V का मतलब है उस बैटरी का वोल्टेज। अब बैटरी का वोल्टेज है 6 इज इक्वल टू आई हमारा टारगेट है, यानी करंट हमको मालूम करना है, इंटू आर का मतलब रहेगा ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस हमने मालूम किए थे वो ये है
मतलब 24 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 6/24, ये कट जाएगा 6 का 6 और 6 चौक 24, मतलब आई इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 एम्पियर। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 1/4 का मतलब होगा 0.25 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब दिए गए सर्किट में इतना करंट जो है वो फ्लो होने वाला है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वो बहुत ही ख़ास, अगला जो मतलब सवाल नहीं, अगला जो इसमें का सब क्वेश्चन जो है सी पॉइंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप एक बार पहले समझ लो अच्छे से। आपको बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है अक्रॉस ईच कंपोनेंट, मतलब जो लैंप और कंडक्टर जो आपको दिए गए हैं तो उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग देखो यहाँ पर मान लो कि ये एक कंडक्टर है और इस जगह पर आपको वो बल्ब दिया गया है। ओके, यहाँ पे ये बल्ब है मान लो, और इन दोनों को एक ऐसी बैटरी के साथ में जोड़ा गया है। ओके, तो आप याद रखना कि जब हम लोगों को, अलग अलग लोगों को, जैसे इसका नाम R1 रख देते, इसका नाम R2 रख देते, और ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो जब हम अलग अलग चीज़ों को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो ये इसका जो वोल्टेज है वो उनमें सबको एक जैसा नहीं मिलता, बल्कि हर एक को वो उनकी मज़ाहमत के लिहाज से मिलेगा। ओके, मतलब ये वोल्टेज इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, दोनों की मज़ाहमतों के लिहाज से। तो इसको मिलने वाला वोल्टेज होगा V1 और इसको मिलने वाला वोल्टेज होगा V2। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है करंट। करंट जो है वो दोनों में से एक जैसा फ्लो होगा, यानी जो करंट इसको मिलने वाला है वही वाला करंट बाद में इधर आगे बढ़ेगा। ओके, तो आई करंट इसमें से भी जाएगा, आई करंट इसमें से भी जाएगा। इसका मतलब करंट तो दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए डिफरेंट आएगा। तो चलो पहले हम कंडक्टर के लिए कर लेते हैं। वो आ जाएगा V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। ओके, अब आई की कीमत हमने अभी कुछ देर पहले मालूम किए थे, उसकी कीमत थी 1/4 या 0.25 इंटू R1। अब R1 जो आपको दिया गया है वो है 20, तो अगर आपने इसको कट कर लिए तो ये आएगा V1 इज इक्वल टू 4 से कट जाता, 4 पंजे 20, मतलब 5 वोल्ट। तो कंडक्टर के लिए, या मतलब जो 20 ओहम जो दिया मज़ाहमत जो आपको दी गई है, उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट होगा। ओके, अब दूसरा जो कंपोनेंट है अब हम उसकी बात कर सकते हैं। उसके लिए आ जाएगा V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2। इस मरतबा आप देखो ये आ जाएगा 1/4 करंट की कीमत, क्योंकि करंट तो वही वाला है, और मज़ाहमत कितनी दी गई है 4, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब V2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 वोल्ट। ओके, और वैसे भी आप देखो कि ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की आपको दी गई थी, अगर 5 वोल्ट इसको मिल गया मतलब बचा हुआ इसको कितना मिलेगा 1 वोल्ट। तो आंसर इस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, अब आप देखिए इस प्रॉब्लम में आपके सामने जो सर्किट डायग्राम है इसमें आपको 3 मज़ाहमतें R1 R2 R3 दी गई हैं, और तीनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इनको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इसको। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन R1 इज इक्वल टू 5 ओहम, R2 इज इक्वल टू 10 ओहम, और R3 इज इक्वल टू 30 ओहम। ओके, इन लोगों को जो जोड़ा गया है एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है, और उसका वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है। आपको करंट मालूम करना है हर एक रेजिस्टर्स में से, और टोटल करंट मालूम करना है, उसके अलावा टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले हम रेजिस्टेंस से। आप याद रखो अगर 3 लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो हम यहाँ उसको कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो ये आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू P फॉर पैरेलल।
इसमें तमाम कीमतें जो है वो रख देते हैं। ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ओके, अब अगर आप इसको LCM के तरीके से करते हैं तो भी चलेगा, या फिर अगर आप कोई दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं तो भी चलेगा। मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। आप देखो, आप ये 1/5, 1/10, 1/30 तीन अलग अलग रेशियो है, तो आप तीन को पहले दो बना सकते हो। कैसे करेंगे हम इसको? 1/10 है और ये 1/5 है, तो आप ये 5 को 10 बना सकते हैं 2 से ज़रब करके। तो 2 से अगर आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/30। यानी पहले वाले को मैंने क्या किया, 1/5 को 2/10 लिख दिया। अब 2/10 लिखते बराबर ये दो रेशो सॉल्व हो जाते हैं इजीली। ओके, अब जाहिर है अपॉन में 10 आ गए, इसका मतलब ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 2 + 1 = 3/10 और प्लस में आएगा 1/30। ओके, आप याद रखो एकदम सिंपल वे में इस तरह से हम कर सकते हैं। कोई भी दो रेशो को आप आपस में डिनोमिनेटर को सेम बनाकर इस तरह से कर सकते हैं। अब आप क्या करो, इन दो नीचे वाले जो दो नंबर हैं इनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ऊपर वालों को क्रॉस कर लो। तो जैसे आप इसको क्रॉस करोगे 30 इधर जाएगा, तो 30 और 3 इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 33 × 90 प्लस ये 10 इधर, 10 1 = 10। इसका मतलब 1/RP = आएगा 90 + 10 मतलब 100/10 × 30। ये 2 0 से 2 0 कट जाते, 1/RP = आ गया 1/3। इसका सीधा सीधा मतलब RP = कितना आ गया, 3 ओहम। तो एक आंसर तो आ गया। मतलब जो सर्किट आपको दिया गया था उस सर्किट की ओवरऑल पूरी मज़ाहमत जो है, मजमूई मज़ाहमत या टोटल रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसकी कीमत आ गई 3 ओहम। ओके, अब इस पर से आप मालूम कर सकते हैं टोटल करंट। देखो, टोटल करंट के लिए हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये वाले सेक्शन में उसको कर लेते पहले इतने इसमें। टोटल करंट मालूम करना है तो उसके लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे ओवरऑल सर्किट पर। ओवरऑल सर्किट पर ये ऐसा हो जाएगा V = I × R। ओके, V का मतलब है 12 वोल्ट, I का मतलब 12 यानी V की जगह पर 12 आ गया, = I जो है वो टोटल करंट है जो कि हमको मालूम करना है, इनटू R का मतलब होगा RP मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस, और ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो 3 है। ओके, ठीक है, तो अब ये 3 को शिफ्ट कर लेंगे इधर, तो I = आ जाएगा 12/3। इसका मतलब I = 3 × 12 यानी 4 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट की जो कीमत है वो 4 एम्पियर आ गई है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं ये दो चीज़ों को पहले इधर नोट डाउन करके रख देता हूँ। सबसे पहले हमको मिली RP की कीमत 3 ओहम और I की कीमत यानी करंट की जो कीमत हमको मिली वो है 4 एम्पियर। अब अगली जो चीज़ हमको करना है पूछी गई है, तो पहले मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रियल में हमको करना क्या है और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो आप लोग समझ लो पहले उस चीज़ को। जो सर्किट डायग्राम हमको दिया गया था तो वो कुछ इस तरह से है। इस अंदाज में 3 अलग अलग रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं और उनको आपस में ऐसे कनेक्ट किया है, और ये जो पॉइंट है इन दो के दरमियान यहाँ पर बैटरी है। ठीक है, यहाँ पर है R1 R2 और ये R3। तो अब आप लोग एक चीज़ देखो, आपको करंट थ्रू ईच रेजिस्टर पूछा है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ जो बैटरी आपको दी गई है उसमें से I करंट निकला, अभी अभी हमने उसकी कीमत मालूम करे 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर करंट यहाँ आएगा इस पॉइंट पर, मान लो ये इसका नाम A रख देते हैं। तो यहाँ आने के बाद ये करंट के सामने 3 अलग अलग रास्ते होंगे, मतलब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये करंट को हम I1 बोलेंगे, इसको I2 बोलेंगे और इसको I3 बोलेंगे। ये I1 करंट जाएगा कहाँ पर, R1 की तरफ, फिर I2 करंट R2 में से जाएगा, I3 जो है वो R3 में से जाएगा। बाद में ये तीनों मिलेंगे और मिलकर वापस I बनकर जो है ये वापस हो जाएंगे। ओके, तो अब हमारा अगला टारगेट जो है वो I1 I2 और I3 मालूम करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पॉइंट A और B के बीच में जो वोल्टेज लगाया गया है वो V है। ओके, और V मतलब कितना, 12 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस को इक्वल मिलेगा, क्योंकि R1 जो है वो भी A और B के बीच में है तो उसको भी 12 वोल्ट मिलेगा। R2 जो है वो भी A और B के बीच में है इसलिए उसको भी 12 वोल्ट मिलेगा, और R3 जो है वो भी A और B के बीच में है उसको भी 12 वोल्ट मिलेगा। मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस को इक्वल पोटेंशियल जो है वो मिलने वाला है। तो अब हम एक एक को अलग अलग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले
पहला रेजिस्टेंस R1। तो अगर R1 के लिए अगर बात की जाए तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे V इज़ इक्वल टू I1 इंटू R1। अब V की कीमत जो है वो 12 वोल्ट है, तो 12 इज़ इक्वल टू I1 हमको मालूम करना है, और R1 जो है, तो R1 की कीमत जैसा कि आप देख रहे हो वो है 5 को शिफ्ट कर लो तो आएगा I1 इज़ इक्वल टू 12/5। इसका मतलब I1 इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लें अगर तो 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 पॉइंट और 5 चौक 20 एम्पियर, मतलब टोटल मिलाकर कितना हुआ 2.4 एम्पियर। तो पहले के लिए, मतलब मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, पहले रेजिस्टेंस जो था, पहली जो मज़ाहमत है R1, उसके लिए करंट मिला है 2.4 एम्पियर। ओके, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हम सेम इसी तरीके से बाकी दो रेजिस्टेंस के लिए भी करेंगे, तो चलो सेकंड के लिए करते हैं। सेकंड के लिए अगर लिखेंगे तो V इज इक्वल टू आएगा I2 इंटू R2। अब जाहिर है V की कीमत तो कांस्टेंट है 12 वोल्ट, वो सबके लिए एक जैसी है, तो 12 इज इक्वल टू I2 हमारा टारगेट इंटू R2 की कीमत आपको दी गई है 10 को उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो I2 इज इक्वल टू आएगा 12/10। इसका मतलब I2 इज इक्वल टू 10 से इसको डिवाइड करेंगे 1.2 एम्पियर। तो ये हमारा अगला करंट आ गया, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 एम्पियर। करेक्ट, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम, मतलब सेकंड रेजिस्टेंस जो है उसमें का करंट हमने मालूम कर लिए। आप लोग देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक अलग थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। I1 की कीमत आपको मिल गई 2.4, I2 की कीमत मिली 1.2। तो अब ये इसको हम वैसे भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मिलाकर गए कहाँ से थे, यहाँ से, और ये कितना है 4 एम्पियर। तो इसका मतलब ये दोनों का अगर ऐड कर लिया जाए तो 2.4 और 1.2 कितना हो जाएगा 3.6 कहाँ, ये दोनों मिलाकर 3.6 है, तो बचा हुआ इसमें आएगा। 4 में से 3.6 चला गया तो देखो 4.0, 3.6 अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.4। इसका मतलब I3 की जो कीमत है वो 0.4 एम्पियर आना चाहिए, होगी, मतलब डेफिनेटली इतनी होगी वो। हम फिर भी उसको अलग अपने पुराने कैलकुलेशन से कर लेते। V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। चलो इसमें कीमतें ला के रख दो। V की कीमत है 12, I3 हमारा टारगेट, और R3 की कीमत है 30। तो अब हम क्या करेंगे, I3 इज इक्वल टू 30 को इधर शिफ्ट कर लो तो 12 और ये 30, ये आराम से 3 से कट जाता, तो 3 चौक 12, 3 दहें 30। इसका मतलब I3 इज इक्वल टू 4 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.4 एम्पियर। तो हमारा ये लॉजिक सही था, 0.4 एम्पियर उसका करंट वैसे भी आना था, फॉर्मूले से भी आ गया। ओके, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। अभी जो प्रॉब्लम आपने स्क्रीन पर देखा उसने, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे उसको। आप लोग देखो इस प्रॉब्लम में कुछ चीज़ें जो दी गई हैं, जैसे 5 अलग अलग मज़ाहमतें हैं, तो उन सब की वैल्यूज़ दी गई है। तो R1 इज इक्वल टू, नोट डाउन करते जाइए आप लोग, R1 इज इक्वल टू 10 ओहम, R2 इज इक्वल टू 40 ओहम, R3 इज इक्वल टू 30 ओहम, R4 इज इक्वल टू 20 ओहम, और R5 इज इक्वल टू 60 ओहम। और इनको जो बैटरीज के साथ जोड़ा गया है तो वो 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये जो वोल्टेज है तो ये 12 वोल्ट का है। आपसे सवाल है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस ओवरऑल सर्किट का, और टोटल करंट क्या होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो ये वाले पार्ट को, इस पार्ट में नज़र आ रहा है क्लियर कट कि R1 और R2 एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम इन दो लोगों को पहले हटाएंगे और इनकी जगह पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर आएंगे। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। यह आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
ठीक है, ये आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, उसकी कीमत है 10 प्लस 1/R2 उसकी कीमत है 4T। अब आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर अगर नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर क्या होगा 4T इंटू 1 यानी 4T प्लस 10 इंटू 1 यानी 10। इसका मतलब ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4T, ये 0 से 0 कट जाता, 5 8 40, इसका मतलब ये आ गया 1/8। इसका मतलब RP इज इक्वल टू 8 ओहम। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पहले हमने इन दो लोगों को सॉल्व किए और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो कितना आ गया 8 ओहम। ओके, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पे आते। अब आप देखो सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो चीज़ दी गई है वो ये है कि ये तीन लोग ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और अगर ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका मतलब इनके लिए भी हमको सेम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 इज इक्वल टू 1/R3 की कीमत है 30, R4 की कीमत है 20 और R5 की कीमत है 60। तो वैसे अगर आप LCM से करना चाहो तो डायरेक्ट इसका आंसर LCM जो है वो 60 आ जाएगा। ओके, और अगर आप वैसे नहीं करना है तो आप पहले ये 3 को 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, इसको अगर आपने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन जाएगा 2/60 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ओके, अब देखो 2/60 और 1/60 इन दोनों को डायरेक्ट अगर हल करें तो ये हो जाएगा 3/60 प्लस 1/20। ओके, इसको कट कर लो तो 3 से कट जाता, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 मतलब 2/20 मतलब 1/10। ओके, अब ये कितना आ गया 1/RP की कीमत। आप लोग देखो आप भी सॉल्व करते जाओ बराबर उसको फटाफट। तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करते जाओगे तो ये आ गया इतना, इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि RP की कीमत कितनी आ जाएगी 10 ओहम। तो ये 3 लोगों को हल करें तो इनका जवाब आ गया 10 ओहम। ठीक है, अब यहाँ से ऑनवर्ड अब आगे का जो प्रॉब्लम है उसको आप एक बार अच्छे से देखो। मुझे उम्मीद है आपने इतना नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे ये। अब मैं ये वाला सर्किट जो है इसको थोड़ा सा बदल के बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखो ये वाला जो सर्किट है 8 ओहम मान लो कि वो ये है। ओके, उसके बाद बीच में यहाँ पर एम मीटर है, फिर उसके आगे ये 3 लोगों का रिजल्टेंट है यानी 10, तो यहाँ पर ये 10 ओहम आ गया, और फिर ये 2 कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ में यहाँ पर ये बैटरी है इस तरह से। ओके, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 2 लोग आपस में पैरेलल में हैं, लेकिन अगर इसको हम इक्विवेलेंट में बनाने की कोशिश करेंगे तो पता चला कि ये दोनों तो सीरीज में है। ओके, क्लियर। इसका मतलब ये 2 लोग अगर सीरीज में है, इसका नाम अगर मैं थोड़ी देर के लिए R डैश रख देता हूँ और इसका नाम R डबल डैश रख देता हूँ, तो R डैश और R डबल डैश दोनों भी सीरीज में आ गए। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो वो आ जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, R इज इक्वल टू R डैश की कीमत है 8 और R डबल डैश की कीमत है 10, इसका मतलब 18 ओहम। तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए 18 ओहम। ठीक है, तो ये हमारा पहला टारगेट तो आ गया। हमने दिए गए सर्किट का ओवरऑल जो मज़ाहमत है वो मालूम कर लिए। अब हमको मालूम करना है टोटल करंट। ओके, तो अब तो वो एकदम आसान हुई बात। टोटल करंट अगर निकालना है, चलो मैं ये आंसर को पहले यहाँ नोट कर लेता हूँ। R इज इक्वल टू 18 ओहम, ये पहला आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इसके अंदर टोटल करंट क्या होगा। तो टोटल करंट मालूम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू R ओवरऑल पूरे सर्किट के लिए। V जो है 12 वोल्ट है, इज इक्वल टू I का मतलब है ओवरऑल करंट जो बैटरी में से निकलेगा, इंटू R का मतलब है ओवरऑल रेजिस्टेंस और वो 18 है। इसका मतलब I इज इक्वल टू कितना आएगा 12/18। आप इसको कट कर सकते हैं, 6 से कट हो जाता है तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 मतलब 2/3, या फिर I इज इक्वल टू अगर इसको कट करें तो 0.36 के 18 तो 666 चलता रहेगा, तो यानी 7 एम्पियर। मतलब ओवरऑल करंट जो इस सर्किट में
बैटरी में से निकलने वाला है उसकी वैल्यू 0.67 एम्पियर होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देखिए, आपको पावर की कीमत दी गई है और साथ ही साथ यानी मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर की कीमतें दी गई हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। जो चीज़ गिवन है वो है P इज़ इक्वल टू 840 वैट, और ये कब है? ये मैक्सिमम पावर है। ओके, ये मैक्सिमम रेट इतना दिया। और पहली हालत मिनिमम रेट जो है इसको P1 नाम दे देते हैं हम लोग, और P2 जो है पावर नंबर 2 जो आपको दिया गया है वो है 360 वैट। ये जो है ये मिनिमम रेट में आपको दिया गया है। दोनों के लिए जो वोल्टेज है उसकी कीमत है 220 वोल्ट, और हमको मालूम करना है कि करंट क्या होगा और मज़ाहमत क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमको पावर जो है, क्योंकि 2 बार दिया है तो हमको उसको 2 अलग अलग हालतों में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहली हालत हम मैक्सिमम रेट को इस तरफ ले लेते हैं। फॉर्मूला आप लोग याद रखो, पावर का फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू आई इंटू वी। ओके, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा पावर 1 इज़ इक्वल टू आई इंटू वी। यहाँ पर आई की जगह पर I1 लेना पड़ेगा। ज़ाहिर है इस पर से हम लोग I1 की कीमत अगर निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा? ये V इधर आ जाता तो P1 अपॉन V, इसमें कीमतें रख दुलाकर। P1 की कीमत है 840 और V की कीमत आपको दी गई है 220। 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब I1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 से 0 अगर कट कर देते हैं तो, और ये 2 से और कट भी जाता और बराबर है। अगर इसको 2 से कट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 11। इसका मतलब I1 इज़ इक्वल टू, अब 11 से ये आराम से कट जाए तो 11 तिया 36 और 11 तिया 33। ओके, 11 चौक 44 हो जाएगा तो बड़ा हो जाता उससे। ओके, तो इसलिए 11 तिया, तो अब एक काम करते हैं, पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 42 और ये 11, 11 तिया 33, यहाँ बचेगा 9, पॉइंट लगाए 0 किए तो 11 8 88, बस काफ़ी है इतना, तो 3.8 एम्पियर। ओके, मतलब पहले केस के अंदर हमको करंट की कीमत 3.8 एम्पियर मिल गई है। ओके, यहाँ और कुछ, हाँ रेजिस्टेंस भी मालूम करना है। तो एक काम करते हैं, उसको मैं, चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ पहले। I1 इज़ इक्वल टू 3.8 एम्पियर। ठीक है, चलो अब इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब रेजिस्टेंस भी हम लोग इसी साइड में कर लेंगे। तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए V इज़ इक्वल टू आ जाएगा I1 इंटू R1। तो R1 इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए? V अपॉन I1। इसमें V की कीमत 220 वोल्ट और I की कीमत है 3.8, तो R1 इज़ इक्वल टू, अब आप देखो ये 3.8 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट का एडजस्टमेंट कर लो। ओके, तो हमको डेसिमल पॉइंट का एडजस्टमेंट करने के लिए पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, तो ये हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 38। और अब अगर आप 2200 को 38 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 57.89 ओहम। ओके, मतलब पहली कंडीशन के अंदर, यानी जो मैक्सिमम रेट वाली जो कंडीशन है उसके अंदर इतनी मज़ाहमत उसमें होगी 57.89। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पहला मामला जो है ये समझ में आ गया होगा, पहला प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का जो सेकंड पार्ट है, अब हम उसको करते हैं, मिनिमम रेट को शुरू करते हैं। देखिए मिनिमम रेट के अंदर फिर से फॉर्मूला वही रहेगा, पावर इज़ इक्वल टू V इंटू आई। पावर 2 अगर लेते हैं तो यहाँ पर I2 लेना पड़ेगा। पावर 2 की कीमत है 360 इज़ इक्वल टू V आपको दिया हुआ है 220 इंटू I2। इस नंबर को इधर शिफ्ट कर लो तो I2 इज़ इक्वल टू कितना आएगा? 360 डिवाइडेड बाय 220। I2 इज़ इक्वल टू, अगर इनको कट कर दिया जाए
अब ये 2 से भी कट जाता, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से अगर इसको कट कर 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 11। तो I2 इज इक्वल टू, आप 11 से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 11 एका 11, अब 18 में से 11 चले गए, बचेंगे 7, 7 के आगे 0 लगा लो तो 11 6 के 66, काफ़ी है इतना, ठीक है। तो 1.6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर ये कीमत आ गई है I2 की, तो I2 बराबर आ गया 1.6 एम्पियर। अब हम इस पर से रेजिस्टेंस भी मालूम करना है हमको। ओके, तो चलो इसको पहले गायब मिटा देते हैं। देखो, रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए फिर ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, तो वो आएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब V की कीमत है 220, I की कीमत हमने मालूम करे 1.6, R मालूम करना है, इसका मतलब R इज इक्वल टू आएगा 220 डिवाइडेड बाय 1.6, तो R इज इक्वल टू, फिर से हम यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे तो आएगा 22000 पॉइंट, मतलब पॉइंट हट गया, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगाया तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो इतना आ गया। और अब अगर हमने इन दो लोगों को अगर डिवाइड किए तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 137.5 ओहम। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, इस प्रॉब्लम में जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा, इसमें आपको सबसे पहले ये दिया गया है कि 100 जूल हीट है जो हर सेकंड में बाहर जो है मतलब खारिज हो रही है। तो चलो इसके अंदर पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हीट आप H से लिख सकते हैं, तो H इज इक्वल टू 100 जूल, और टाइम आपको दिया है पर सेकंड, यानी हर 1 सेकंड के लिए। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओहम, और इस पर से हमारा जो टारगेट है वो है V मालूम करना। ठीक है, तो देखो V मालूम करने के लिए R दिया हुआ है, तो इसका मतलब I मालूम करना पड़ेगा। ओके, ओम्स लॉ अगर अप्लाई करना है तो I मालूम करना पड़ेगा। तो I मालूम करने के लिए हम पहले हीट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हीट का फॉर्मूला मालूम करते बराबर आपके दिमाग में आना चाहिए जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ जो है उसका जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। जूल्स लॉ के फॉर्मूले से आपको याद आ गया होगा, जूल्स लॉ H इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था उसका? उसका फॉर्मूला था I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ओके, अगर करंट के रूप में और मज़ाहमत के रूप में अगर बात करें तो H का फॉर्मूला ये था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। अब इसमें तमाम वैल्यूज़ ला के रख दो। H की कीमत आपको दी गई है 100 इज इक्वल टू I स्क्वायर, वो हमारा टारगेट है। R की कीमत है 4 और टाइम आपको दिया है पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर। ओके, तो अब आप 4 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में जाएगा तो 100 अपॉन 4 मतलब 25। क्लियर? अगर I स्क्वायर 25 है तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 5 एम्पियर। तो हमने एकदम इजीली बाय यूजिंग जूल्स लॉ I की कीमत मालूम कर ली है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब हमारा अगला जो टारगेट है, हमको वोल्टेज मालूम करना है, यानी बेसिकली हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए हमको ओम्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू आर। बस इसके अंदर कीमतें ला के रख दो, तो V इज इक्वल टू I की कीमत अभी हमने कैलकुलेट करे 5 एम्पियर, और मज़ाहमत आपको दी गई है 4 ओहम। इसका मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20 वोल्ट। एम्पियर इंटू ओहम जो है वो वोल्ट हो जाता है, तो ये उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 20 वोल्ट वहाँ पर होना है। ओके, अब जो प्रॉब्लम अभी आपने स्क्रीन पर देखे उसके अंदर 2 चीज़ें आपको दी गई हैं और तीसरी चीज़ मालूम करना है। 2 चीज़ें जो दी गई है उनमें से एक है वोल्टेज, बरकी कवा। तो V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। जो करंट उसमें से पास किया गया है वो है 0.5 एम्पियर।
और आपको पूछा गया है कि पावर मालूम करो, तो ये तो बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू वी या वी इंटू आई। बस इसमें कीमतें पुट कर दो। आई की कीमत है 0.5 और वी की कीमत है 220। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, पाँच से 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10 और 1 11, एक अदद के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 110 पॉइंट में उसके आगे 0। इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा 110.0 का कोई मतलब नहीं है, यूनिट होगी वैट। ओके, आप वैट की जगह पर जूल पर सेकंड भी ले सकते हो। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है 110 वैट। देखिए, अभी जो प्रॉब्लम आपने स्क्रीन पर देखा उसमें आपको एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर दिया गया है और ये बोला गया है कि इट इज़ रेटेड एट 400 वैट, मतलब उसकी जो ताकत जो दी गई है, उसकी जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर, वो 400 वैट है और 8 घंटे पर डे के हिसाब से उसको यूज़ करना है। और फिर टोटल ड्यूरेशन जो है 30 दिन जो है, उसमें आपको 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से उसका टोटल जो एक महीने का, मतलब 30 दिन का जो टोटल खर्च है वो आपको मालूम करना है। तो देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर हम सबसे पहले कंजम्पशन जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, यानी पहले इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन हम निकालते हैं, फिर बाद में हम उसका एक्सपेंस जो है वो निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कंजम्पशन लिखता हूँ तो कंजम्पशन जो आ जाएगा वो आएगा टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय एक दिन में जितने घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं वो टाइम, मल्टीप्लाइड बाय जितने ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए वो, तो ज़ाहिर है यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन, यानी कितने ड्यूरेशन के अंदर आप उसको यूज़ करोगे। तो अगर आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं तो पावर की कीमत है 400 और घंटा जो है पर डे जो है वो आपको 8 घंटे यूज़ करना है और टोटल डेज जो ऐसा यूज़ करना है वो है 30। ओके, तो इस तरह से आपका टोटल जो कंजम्पशन आ जाएगा तो वो इस तरीके से आप उसको कर पाओगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, तो 3200 और ये 30 से ज़रब करेंगे तो ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ज़ीरो तो पहले आ जाते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 96,000 इतने वैट। ओके, ये क्या मिला, वैट आर। ओके, और अगर हम इसको किलोवाट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है आपको पर किलोवाट दिया हुआ है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 96, यानी 3 ज़ीरो कट जाएंगे, किलो 1000 से डिवाइड करने की वजह से ये हो जाएगा किलोवाट आवर। ओके, तो इतना कंजम्पशन उसमें हुआ। अब आप देखो, एक महीने में अगर 96 किलोवाट आवर अगर कंजम्पशन हुआ तो टोटल बिल कितना आएगा, मतलब टोटल खर्चा कितना आएगा, जबकि पर यूनिट जो है वो 3 रुपये है। तो इस पर से अगर हम टोटल एक्सपेंस अगर निकालना हो तो हमारा जो टोटल जो बिल आ जाएगा या टोटल जो खर्च आएगा वो आना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 96। ओके, ज़ाहिर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 96, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो तो 3 6 के 18, 1 3 9 27 और 1 28, तो इतने रुपये का उसके ऊपर खर्च होगा या इतने रुपये का उसका बिल आना चाहिए, अगर इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं तो। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको 5 अलग अलग रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ओके, और आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि इस सर्किट में ओवरऑल करंट क्या होगा। ओके, यानी इसका टोटल ओवरऑल करंट जो है वो हमको मालूम करना है। तो देखो, प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग सीरीज़ में हैं, तो हम इन 2 लोगों को सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब ज़ाहिर है सीरीज़ का फार्मूला क्या होगा,
आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जाहिर सी बात है इसका आंसर आ जाएगा आर एस इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4 ओहम। मतलब ये दोनों हट गए और इसकी जगह पर क्या आ गया, 4 ओहम। ठीक है, अब आप लोग अगली चीज़ देखो कि ये वाला 6 ओहम और ये 4 ओहम ये आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों को हटाकर इनकी जगह पर एक पैरेलल लाना पड़ेगा। तो अगर हम पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करें तो वो आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। ओके, ये दोनों हटकर 4 हो गए। अब इन दोनों को हम पहले क्रॉस कर लेते हैं। तो नीचे वालों को तो डायरेक्ट नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर क्रॉस करेंगे तो 4 1 4 प्लस 6 1 6। इसका मतलब 1/RP इज इक्वल टू आ जाएगा 10 कितना हो जाएगा ये 24। उल्टा कर देंगे तो RP इज इक्वल टू आएगा 24/10, मतलब RP इज इक्वल टू आ गया 2.4 ओहम। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा इतना जो पार्ट है ये हट गया और इन सब की जगह पर एक रेजिस्टेंस आ गया 2.4 ओहम। करेक्ट? अब आप एक चीज़ देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप अगली चीज़ देखो कि जो सर्किट आपके सामने दिख रहा है उस सर्किट के मुताबिक 3.6 और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला 3 ये लोग आपस में सीरीज़ में है, एक के बाद एक है लगे हुए। इसका मतलब 3.6, 2.4 और 3 ये लोग सीरीज़ में आएंगे। तो अब इनके लिए हम सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यह आ जाएगा आर एस इज इक्वल टू R1, वो है 3.6 प्लस R2 मतलब इन लोगों का रिजल्टेंट वो है 2.4 प्लस तीसरा रेजिस्टेंस है 3। ओके, तो आर एस इज इक्वल टू, अब ये दोनों नंबरों को पहले ऐड कर लो। 6 + 4 10 1, 3 + 2 5 + 1 6, यानी 6.0 आ गया इसका आंसर, प्लस 3। इसका मतलब ये हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू 6 + 3 मतलब 9 ओहम। तो ये जो सर्किट जो दिया गया है इसका ओवरऑल यानी इन सब का टोटल मज़ाहमत जो है वो 9 ओहम है। ठीक है, अब हमको पूछा क्या गया था, हमारा टारगेट ये था कि इसमें से पूरा जो करंट पास होगा वो कितना होगा, ओवरऑल करंट। तो अब हम ओवरऑल करंट के लिए ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आएगा I × R। ओके, V आपको दिया हुआ है 4.5, I आपको मालूम करना है और R आपने मालूम किए 9। इसका मतलब I इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5/9। ज़ाहिर है 4.5 से 9 जो है डबल है, मतलब ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। ओके, और 1/2 यानी 0.5, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, मतलब इस सर्किट का ओवरऑल करंट जो है वो 0.5 एम्पियर होगा। देखो, अगर यही वाले सवाल के अंदर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिकल पावर मालूम करो, तो अगर पावर कंजम्पशन अगर पूछते हैं तो हम पावर कंजम्पशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा पावर इज इक्वल टू V × I। जाहिर है यहाँ पे V का मतलब है 4.5 और I हमने जो मालूम करे वो है 0.5। इसका मतलब पावर कंजम्पशन जो है 0.5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आधा हो जाएगा। ओके, या फिर आप डायरेक्ट 0.5 से मल्टीप्लाई करके उसको देख लो, आंसर आना चाहिए 2.25 वाट। ओके, तो इस तरीके से हम इस सर्किट का पावर कंजम्पशन जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।